नॉर्मल रेंज है रुपये डेप्रिशिएट होने की? हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन करीब 4% है। हमारे रुपया टिक चल रही है। अभी पिछले 5-6 साल में हमारी 4-5% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन। 2025 में रुपया वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल करेंसी। क्या ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिखाई जा रही है ये रियल है या सिर्फ स्टोरी टेलिंग है? भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। मैं था सरकार में 2018-19 में, तो जो 19-20 का बजट पेश किया तो उस समय हम लोगों ने ये कहा कि $10 ट्रिलियन की जीडीपी वाली इकोनॉमी बनाएंगे। और अब तो हालत ये है कि 2029 तब तक भी हम 5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे। इंडिया से जो ये मिलियनर्स या बिलियनर्स फ्लाई कर रहे हैं इसको हम रोक क्यों नहीं पा रहे? थोड़ी सी इंटॉलरेंस हम में बढ़ रही है। अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों ये लेंसकार्ट में जो हुआ या टीसीएस में जो हो रहा है, एक योगा एंटरप्रेन्योर थापर। Do you know the health benefits of namaz? और मेरी डार्लिंग नाम को भी गंदे गंदे नाम दे रहा है। For what? For making a reel on the health benefits of namaz? इंडिया में जो रुपी फॉल कर रहा है उस पर जो करंट गवर्नमेंट का स्टांस होता है वो बहुत ही न्यूट्रल होता है। देखिए, जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो जब सरकार में आई 2014 में, दे लव्ड स्ट्रॉन्ग रुपी। तो अब सरकार है उसने ये स्वीकार कर लिया कि भाई हम रुपी को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते। तो जब इसको रुपी को स्ट्रॉन्ग रख नहीं सकते तो होने दीजिए जो हो रहा। बट ये गलत नहीं है। गलत सही क्या है? आप इंडिया क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा है यहाँ के टैलेंट को? क्या इंडिया हार चुका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्राई मारने के बाद? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेहा नागर शो। आज का एपिसोड ना थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है क्योंकि आज हम उन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी सैलरी, ईएमआई, इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता। और आज के जो गेस्ट हैं वो सिस्टम को, गवर्नमेंट को काफ़ी करीब से जानते हैं, बिल्कुल सेंटर में रहे हैं। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकर, रिफॉर्म आर्किटेक्ट, प्लीज वेलकम सुभाष चंद्र गर्ग। अब थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। नंबर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया का टाइम आ रहा है, इट्स इंडियाज डिकेड, राइट? सेंचुरी भी कई बार सेंचुरी, राइट। बट नंबर्स को देखें तो थोड़ा टेंशन होता है कि हमारी पर कैपिटा 2500 के आसपास है जबकि चाइना की 10,000 है। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना 30% कंट्रोल करता है वर्ल्ड का और इंडिया सिर्फ 2-3%। अब जब और प्लस इन्फ्लेशन या रुपी डेप्रिसिएशन की तो बात छोड़ ही दें आप, जब ये सारे नंबर्स को हम देखते हैं तो क्या ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिखाई जा रही है ये रियल है या सिर्फ स्टोरी टेलिंग है? देखिए, इसमें नेहा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रोथ के कौन से नंबर आप इस्तेमाल करते हैं, राइट? 3 ग्रोथ के सिस्टम है एक तरह से। एक तो जो रियल ग्रोथ जिसको नॉर्मली कहा जाता है, जैसे अभी इंडिया है 6.5% 7% पे ग्रो कर रहा है, जो जीडीपी है, जो जीडीपी रियल, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। रियल जीडीपी में हम किसी एक साल को बेंचमार्क लेते हैं कि 2011-12 की प्राइसेस पे अगर उत्पादन कोई आगे आप बढ़ाते हैं कि कितना उत्पादन बढ़ा, प्राइस को हटा देते हैं उसमें से, तो आज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उस मुकाबले में कितना % बढ़ रहा है पिछले साल के मुकाबले, उस बिना प्राइस इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करते हुए कितना आपका जीडीपी बढ़ता है। दैट इज अ रियल जीडीपी, दैट इज सेट टू बी अ रियल जीडीपी। बट रियल जीडीपी जो है वो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है, जो जिसमें प्राइस आप नहीं हटाते हैं, इन्फ्लेशन नहीं हटाते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है पहले, और नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन आप घटा दें तो आपकी रियल जीडीपी निकलती है। रियल जीडीपी का आंकड़ा नहीं आता है कहीं से भी। रियल जीडीपी एक डिराइव्ड नंबर है। रियल जीडीपी के लिए कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं होते, आंकड़े इकट्ठे होते नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि आज की प्राइसेस में आप इस पॉडकास्ट के लिए कितना पेमेंट कर रही हैं, आज जो सेब है वो किस दाम पे मिल रहा है, तो आज का सेब कितना उत्पादन हो रहा है, कोई भी चीज़, टेलीविजन्स कितने बिक रहे हैं, आज के दाम पे बिकते हैं। कोई 2011-12 पे बेच के कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, राइट? सो रियल जीडीपी जो है वो एक तरह से डिराइव्ड नंबर है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपका एक्चुअल जीडीपी है। तीसरा एक नंबर आता है सामने कि आपने रियल बताया 6 और नॉमिनल कितना है अभी हमारा? सो नॉमिनल करीब 9% है, 6.5-9%, इन्फ्लेशन 2-3% 2.5% लेके चले, 9% नॉमिनल है। पिछले साल का जो 25-26 का नंबर चल रहा है थोड़ा सा रिवाइज हुआ, बट 9% लेके चल लीजिए। ये दोनों चीज़ें हैं रुपये में।
क्योंकि रुपए में हम देश में कारोबार करते हैं, रुपए में अकाउंटिंग करते हैं, रुपए में सारा कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो रुपए में नॉमिनल और रुपए में रियल जीडीपी, तो रुपी इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करते हुए क्या आता है, ये दो नंबर आपके सामने आ गए। तीसरा एक नंबर आता है कि आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करें। जैसे आपने चाइना की बात की कि चाइना की कितनी पर कैपिटा है, चाइना की जीडीपी, यूएस की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, इंग्लैंड की जीडीपी। अभी एक नंबर आया रिसेंटली कि भाई हम 5वें से 6ठे नंबर पे चले गए हैं, राइट। इंग्लैंड फिर वापस आ गया। तो वो सब जो है वो एक इंटरनेशनली कंपेरेबल करेंसी के नंबर होते हैं। और अभी जो सिस्टम प्रिवलेंट है वो यूएस डॉलर में, करंट यूएस डॉलर में किसकी कितनी जीडीपी है उसको लेके कंपैरिजन किया जाता है। तो आप जब नॉमिनल जीडीपी को आपके रुपी डिप्रिसिएशन से कम कर देते हैं, एवरेज रुपी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो आपका डॉलर जीडीपी निकल के आ जाता है, राइट। अभी स्थिति ये है कि रियल जीडीपी, जिसके बारे में बहुत बार सिस्टम बात करता है कि ये हमारी हाईएस्ट है वगैरह वगैरह, नॉमिनल जीडीपी की लोग बात नहीं करते ज़्यादा, और इंटरनेशनल जीडीपी का इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है। तो अभी इन 25-26 की हमारी जीडीपी, अगर आप डॉलर का इफेक्ट हटा देते हैं तो लगभग 0 हो जाती है, राइट। तो आप कौन सा नंबर लेंगे? मतलब हम ग्रो ही नहीं कर रहे अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें। एग्जैक्टली, बिकॉज हम 10% हमारी डिप्रिसिएशन हो गया और 9% हमारी ग्रोथ नॉमिनल में हुई, तो हम ग्रो कहाँ कर रहे थे? तो कोई भी अगर सिलेक्टिवली आप एक नंबर को कह के आप ये कहें कि भाई हम सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपको अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करिए कि यूएस डॉलर, करंट यूएस डॉलर में कौन कितना ग्रो कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान, इंडिया, भारत बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया, इसीलिए हम पीछे भी आ गए, 5वें से 6ठे स्थान पे चले गए। तो ये इसी साल हुआ है या पिछले 4-5 साल से हम नंबर्स डाउनवर्ड जा रहे हैं? मतलब डॉलर टर्म्स में हम ग्रो तो करते हैं, लेकिन डॉलर टर्म्स में हमारी ग्रोथ काफ़ी कम है। ये पिछले, अब मैं था सरकार में 2018-19 में, तो जो 19-20 का बजट पेश किया तो उस समय हम लोगों ने ये कहा कि भाई 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाली इकोनॉमी बनाएंगे। फिर जुलाई में बजट जो निर्मला सीतारमन जी के साथ पेश हुआ, उसमें वी टॉक्ड अबाउट के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2024 तक बना देंगे। तो 5 ट्रिलियन भी और डॉलर में बात कर रहे हैं, राइट। 5 ट्रिलियन उस समय हमारी इकोनॉमी थी 2.7 ट्रिलियन की उस समय डॉलर में। अब 24-25 भी चला गया, अब हम 26-27 में आ गए हैं, अभी हम 4 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंचे, राइट। हम चाहते थे 2-3 साल पहले 4-5 ट्रिलियन तक पहुंच जाने में, इतना गैप ही कवर करने के लिए। और अब तो हालत ये है कि 2029 तक, जब तक इस सरकार का टर्म पूरा होगा, नेक्स्ट टर्म पूरा होगा, तब तक भी हम 5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये समस्या 1 साल की नहीं है, ये समस्या पिछले 8-10 साल की है समस्या, लो डॉलर ग्रोथ। आपने अभी बताया कि जो रुपी है वो इस साल 10% डेप्रिशिएट हुआ है। करेक्ट। तो ये जो 10% का नंबर है, ये इसी साल डेप्रिशिएट हुआ है, ये ऐसे होते आ रहा है? मतलब क्या नॉर्मल रेंज है रुपी डेप्रिशिएट होने की? देखिए, हिस्टोरिकली हम हमेशा ये हिंदुस्तान में कैलकुलेट करते रहे हैं कि हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन करीब 4% है, ठीक है, राइट। अच्छा जब समय आता है, जब जीडीपी वगैरह हमारे देश की काफ़ी ग्रोथ होती है, उस समय ये 4% से कम होके 1-2% भी हो जाता है। कुछ साल ऐसे भी हैं जिसमें रुपी एक्चुअली डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट भी हुआ है, बट ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं 3 से 4% की डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकली होती है। तो जब डॉलर 3 से 4% के से ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है रुपए के मुकाबले, तो उस समय का मैनेजमेंट आप ये मान के चल सकते हैं कि उस समय का मैनेजमेंट कमज़ोर है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और अभी पिछले 5-6 साल में हमारी 4-5% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन। इज दिस रिलेटेड टू इंडिया ओनली या बाकी की कंट्रीज का भी जो करेंसी है वो इसी रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ जियोपॉलिटिकली चीज़ ऐसी हुई है या फिर हमारे इंडिया के अंदर चीज़ें ऐसी हुई है, जो ट्रेंड जो हमारा 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो सपना था, जो 2021-22 में दिखाया था, उसमें डेंट क्यों आया है? आपने इसके बारे में अपनी बुक में बात की है, राइट? सो ये 2025, अगर दुनिया हम ज़्यादातर कैलेंडर ईयर से चलती है, 2025 में रुपया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल करेंसी, राइट। और 2026 के अभी तो 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, इसमें भी हम वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी।
बाकी दुनिया के और देशों में अलग अलग समय अलग अलग ट्रेंड नज़र आए। आपने देखा कोविड के बाद में और स्पेशली जब ये रशियन यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो यूरोप में गैस की क्राइसिस हुई, यूरोप में और प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो उनकी करेंसी जो है यूरो पाउंड वगैरह डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिरी। उस समय हम उतने नहीं गिरे थे, उस समय हमारा करेंसी इतनी नहीं गिरी और हम कई बार ये कहते थे कि भाई देखिए यूरोपियन करेंसीज का क्या हालत हो रही है और हमारी करेंसी, बट इट वाज रिलेटेड टू कि उनकी गैस की प्राइसिंग, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर मार्केट मैकेनिज्म है कि जो भी चीज़ हो जाती है उसको मार्केट से अब गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो बढ़ जाएगा, तेल के दाम भी बढ़ जाएंगे, कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं करता है। सो 22-23 में जब ये यूक्रेन वॉर के बाद वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेशन हुआ, उनकी करेंसी गिरी, बट फिर उसके बाद उनकी करेंसी अप्रिशिएट हुई। हमारी करेंसी में लगातार गिरावट है, दूसरी देशों की करेंसी तो पिछले 2-3 साल से बाकी करेंसीज जो हैं डॉलर के मुकाबले एक्चुअली स्ट्रेंथन हो रही हैं, डिटेरियोरेट नहीं हो रही, और हमारी करेंसी जो है उसमें चूंकि वीकनेसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम लगातार हमारी करेंसी गिरती चली जा रही है। क्या एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमारा रुपये गिरता जा रहा है? पिछले 10 सालों में 40% तक डेप्रिशिएट हुआ है और इसका इम्पैक्ट हमारी भी लाइफ पे आ ही जाता है। करेक्ट। इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, फॉरेन एजुकेशन, ट्रैवल महंगा हो जाता है और ये मिडिल क्लास को तो रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये रुपये की वजह से हो रहा है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है या कौन सा एक आप मिस्टेक या प्रॉब्लम बता सकते हो कि इस वजह से मेजरली हो रहा है? तो दो चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हमें पता लगता है कि हमारी वीकनेस कहाँ है, राइट, क्या परेशानी है। एक तो जिसको हम कहते हैं अपना ट्रेड अकाउंट, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है वो ट्रेड डेफिसिट है। फिर हम सर्विसेज को इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा वो डेफिसिट नज़र आता है। तो अभी स्थिति है, और फिर हमारे यहाँ रेमिटेंसेज हैं, उन सबको ध्यान में अगर आप लेते हैं तो फिर करंट अकाउंट, सो कुल मिला के हम एक्सपोर्ट गुड्स का नहीं कर पाते हैं और हम इंपोर्ट दुनिया का हमारे उसको अवॉइड नहीं कर पाते, चाहे हमारे ऑयल का इंपोर्ट हो, एनर्जी चीज़ों को हमारे पास चूँकि हमारे पास नहीं है तो हमको इसका इंपोर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एनर्जी प्रोडक्ट्स चाहे सोलर सेल्स हों या ये, उनको हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं। सो वन ऑफ द सर्विसेज में हम स्ट्रांग हैं, सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है, राइट, बट वो इतना नहीं है जितना वो गुड्स को न्यूट्रलाइज कर दे। तो एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि भाई हमारा जो उत्पादन का सिस्टम है, हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है, जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, हमारी कुल मिला के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन सिस्टम, हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें एक बहुत बड़ी वीकनेस है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए और ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी हम इसको सॉल्व करने की स्थिति में हैं, राइट। दूसरा एक फैक्टर जो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो क्या हो रहा है कि हम कई सालों से इस करंट अकाउंट में तो हम डेफिसिट में रहते हैं, तो हम इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी कम है। तो किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक्स में जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आप एक तरह से डॉलर में रुपये की प्राइस को उसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि अगर आपके डॉलर की सप्लाई कम है, सप्लाई कैसे आएगी आपके एक्सपोर्ट्स के और इनके माध्यम से, रेमिटेंसेस के माध्यम से, और आपकी डिमांड उसमें होगी कि आप कितना इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको, आप बहुत सारा ट्रैवल, सर्विसेज, एजुकेशन, इन पे आप स्पेंड करते हो तो आपकी डिमांड, तो इसके कारण से तो ये एक फैक्टर है जिसके कारण से रुपया डेप्रिशिएट होता है। लेकिन हम एक बहुत सालों से एक तरह से ठीक करते आ रहे थे, दैट शोड कि दुनिया का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो ये था कि हम कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सरप्लस आता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि हमारे पास एफडीआई का पैसा आता है, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जो एफपीआई इन्वेस्ट करती है, जो हमारे लोग लोन्स लेके पैसा बाहर से लाते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पैसा आता था ज़्यादा और कैपिटल अकाउंट से पैसा जाता था कम। तो
वो कई बार तो इतना कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहता था कि भाई जो हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट है उसको भी पूरा कर लेता था, उससे भी ज़्यादा आ जाता था। लोगों का कॉन्फिडेंस था, दुनिया का कॉन्फिडेंस था। अभी कुछ समय से कैपिटल अकाउंट में भी वीकनेस नज़र आ रही है। आपने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक एक्सचेंजेस में एफपीआईज ने काफ़ी सेल किया, राइट। पिछले 1.5-2 साल में एफपीआई की जो वैल्यूएशन थी करीब 900-950 बिलियन डॉलर के बराबर की, जो उनकी स्टॉक की वैल्यूएशन थी, वो घट के 600-650 के आसपास रह गई है। 200-250 पौने 300 बिलियन का नुकसान उनको हो गया है। वो बेच रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनको डॉलर चाहिए ले जाने के लिए, तो आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई घट जाती है। इसी तरह से एफडीआई में देर आर इशूज़ के बहुत सारे जो एफडीआई में जो लोग पहले लाए थे वो अब एनकैश करके जा रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप्स भी अपना अपना शेयर सेल करके और निकल रहे हैं, एनकैश कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज जो आए मार्केट में, उनमें सेल करने वाले एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, राइट। तो जब कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा बाहर जाने के लिए डिमांड होती है तो भी समस्या बढ़ती है। आज के दिन ये स्थिति हो रही है कि दोनों अकाउंट में, करंट अकाउंट में भी प्रॉब्लम है और कैपिटल अकाउंट में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम इतना ज़्यादा चाइना वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग ओन करता है, राइट, और इंडिया सिर्फ 2-3%, जबकि इंडिया ने ट्राई तो किया मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, राइट, बट क्या इंडिया बुरी तरह फेल हो चुका है या फिर हम अभी फिर भी बेटर पोजीशन पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखे तो? बिकॉज अब हर कंट्री अपने अंदर ही, अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की कोशिश कर रही है, सो दैट डिपेंडेंस इंपोर्ट पे कम से कम हो जाए। यूएस भी करने लग गया है, जबकि यूएस तो हमेशा से कंजम्पशन में आगे रहता था, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग मैन्युफैक्चरिंग। चाइना का सबको ही पता है, वो एकदम नंबर 1 हो गया है। इंडिया ऑल्सो ट्राइड। क्या इंडिया हार चुका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्राई मारने के बाद? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग दो तरह की, उसको दो हिस्सों में अगर आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपको बेहतर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। एक तो जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल सीड से ऑयल निकालना है, गेहूं से फ्लोर बनाना है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, आप तो आपकी स्टील, कार, इन सब की इंडस्ट्री जो है ट्रेडिशनल, तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो दुनिया में पिछले 50-60 साल से इस चीज़ की रेस लगी हुई थी कि भाई सब लोग चाहते थे वो भी कार बनाएं, सब अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते थे, सब अपने स्टील प्लांट लगाना चाहते थे, एल्यूमिनियम बनाना चाहते थे, राइट। तो हिंदुस्तान भी बना रहा था, चाइना में सभी लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग, कुछ कंट्रीज़ एक्चुअली ये कि भाई ये तो ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जाने दीजिए हमारे यहाँ से, वो दूसरी बात है। बट उस एक इस किस्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें एक्चुअली सारा कटिंग एज एडवांटेज वहाँ आता है, समय समय पे दुनिया में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन नए प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ती है, इसीलिए उनके प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी फ़ायदा भी होता है, उनकी प्राइसिंग में भी काफ़ी एडवांटेज रहता है। और जो कंट्री उन नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है या डिज़ाइन करती है या बनाती है या सेल करती है, वो जो कंट्री है उसको बड़ा एडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाता है। तो अगर हिंदुस्तान की स्टोरी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने काफ़ी कैचअप कर लिया जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में थी। अब आज के दिन हमारे यहाँ सीमेंट की कैपेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, स्टील की कैपेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, टेक्सटाइल में हमने खूब कर लिया। बाकी आप और रूटीन इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें हमारे पास काफ़ी हमने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया। जहाँ पे हम मार खा रहे हैं और नहीं कर पाए सक्सेसफुली, वो जो नई इंडस्ट्री है, चाहे नई इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर्स की हो, चिप्स मेकिंग हो, चाहे नई इंडस्ट्री सोलर सेल्स बनाने की हो, सोलर मॉड्यूल्स बनाने की हो, ये जो सारी जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, हमने एक स्मार्टफोन बनाने के, वो भी हम असेंबलिंग करते हैं। स्मार्टफोन में तो हम बिल्कुल ही पीछे हैं। करेक्ट। सो हम केवल असेंबलिंग करते हैं, 15-20% वैल्यू एडिशन करते हैं, बट स्मार्टफोन के जो भी के अंदर जाता है, चाहे चिप्स हों, चाहे कैमरेज हों, चाहे कोई, वो हम नहीं बनाते। तो जो ये नई इंडस्ट्री है, जो नया मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम बहुत पिछड़े हैं, राइट। तो क्यों नहीं कर पा रहे हम मैन्युफैक्चरिंग? R&D नहीं है, या पॉलिसीज वैसी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही इनोवेशन को? मेन रीजन या टॉप 3 रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपको मैं एक नंबर आप कभी भी ढूंढिए कि हिंदुस्तान की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन पे कितना खर्च करती लेस देन 5%? है। लोग कहते हैं 3% भी नहीं करती, बट एक्चुअली अगर आप उनका इस पे देखिए तो लिटरली ज़ीरो है।
Indian industry doesn't invest in producing the new product, new technologies. वो ज़्यादातर वो केवल जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसको, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इन्होंने ये PLI की स्कीम लेके आए कि भाई बैटरीज की PLI, बैटरीज पे PLI, उन्होंने देखा 5-4% अगर इंसेंटिव दे देंगे तो बैटरीज हिंदुस्तान में बनने लगेंगी। ये ACC बैटरीज, केमिकल बैटरीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान ने की जो है उसमें कम्पीट की, उन्होंने उसमें कैपेसिटी ले ली, लेकिन एक भी बैटरी, अभी 4 साल हो गए, एक भी बैटरी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो एक इनके पास है, किसी के पास भी नहीं है। तो आप किसी के पास जाइए, चाइना में जाइए, चाइना के नंबर 10 से आप बात करिए, नंबर 9 से बात करिए कि भैया हमारे साथ कोलैबोरेट करके आप बना लीजिए, हमारे यहाँ हम बना लेंगे आप। बट चाइना में अगर वो कंपनी कहती है कि नहीं, हमें आपसे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी देश की पॉलिसी है कि चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, राइट? तो ना चाइनीज इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने टेक्नोलॉजी देने में, और ना इंडियन आर एबल टू बाय द टेक्नोलॉजी, और डेवलपमेंट कुछ है नहीं, तो फिर कैसे होगी बैटरीज का उत्पादन? तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इसके लिए कि पॉलिसी लाए, जैसे अभी थोड़ी सबसे एक शुरुआत गवर्नमेंट बड़ी आसानी से कर सकती है, जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी और कई सारे लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई आप चाइना से इंपोर्ट करते हो इतना सारा। अब हमारा उनके साथ जो डेफिसिट है वो करीब 110-115 बिलियन डॉलर हो गया। इतना भारी डेफिसिट है हम, क्योंकि हम सब चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स से लेके उसकी API से लेके सोलर, कंप्यूटर्स, जो भी आप चीज़ कहिए वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने पे उनको जो दाम मांगते हैं वो पूरा दाम देते हैं, राइट? और फिर भी वो कई बार बीच बीच में डंगे अड़ा देते हैं कि फर्टिलाइजर नहीं देंगे आपको, ये रेयर अर्थ नहीं देंगे, मॉड्यूल नहीं देंगे, राइट? उन सब चीज़ों के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भुगतते हैं। लेकिन हम चाइना को इन्वेस्ट नहीं चाइनीज कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। आप जरा थोड़ा सोचिए, चाइना ने जब शुरू में किया अपना डेवलपमेंट, लेट 70s में शुरू किया, डेंग शॉपिंग वगैरह ने, तो उस समय चाइना जीरो स्टेज पे था टेक्नोलॉजी। ना उनके पास कैपिटल थी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास कुछ और स्किल थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना लेबर जो उनके पास है, ज़मीन है, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर से कहा कि भाई आप कैपिटल भी लाइए, आप इन्वेस्टमेंट भी लाइए, आप टेक्नोलॉजी भी लाइए, और आप यहाँ बनाइए, प्रॉफिट ले जाइए। तो सारे दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो चाइना में पहुंच गई, चाइना में, एंड दे लर्न, लेटर ऑन दे इम्प्रूव्ड, एंड टुडे अब 40-50-45 साल ही तो हुए हैं उस पूरी स्टोरी में। 45 साल में वो 0% से लेके आज 30-35% मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं और एक स्टेज पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना देना चाहते, चाइना से नहीं करने देंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, रिस्की नहीं है, मतलब नेशनल risk? सिक्योरिटी के लिए क्या नेशनल सिक्योरिटी? ये हमारी सारी जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। अब देश भर में जो गली मोहल्लों में कैमरे लगे हुए हैं वो भी सारे वहाँ से आ रहे हैं। आप और हम जो कपड़े पहनते हैं, या आप जो सेल फोन खरीदती हैं, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सब वहाँ से आते हैं। तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है क्या, बजाय वो अगर वही चीज़ यहाँ आके बनाएंगे तो? इंटरेस्टिंग। चाइना रेयर अर्थ का 90% ओन करता है शायद सेक्टर में, US टेक क्लाउड में। इंडिया का ऐसा कौन सा सेक्टर है? ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, बट क्या ऐसा कोई पॉजिटिव भी है हमारे पास कि जिसके बारे में हम प्राउड फील कर सके कि इस सेक्टर में हम एक्सेप्शनल कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस में एक बड़ी कंडीशन जरूरी है कि किसी चीज़ में आप प्राइड के साथ मत जोड़िए इसको। अगर आप प्राइड के साथ जोड़ते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, राइट? आप हार्डकोर थिंकिंग के साथ में देखिए कि भाई हमारा एडवांटेज किस में है और किस चीज़ को हम, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान ने दुनिया को बेचा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, हमारी हड़प्पन कल्चर से लेके आप बहुत समय तक बाद में जाएंगे, इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मैनी थिंग्स। सो ऐसा हम भी एक्सपोर्टर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस समय प्रोडक्ट थे। तो आज के दिन अगर आप बिल्कुल डिस्पैशनेटली तौर से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन हमारे पास सर्विसेज में बहुत एडवांटेज। हमारे लोग बड़े ब्रेनी हैं, हमारे लोग बड़े मेहनती हैं। दुनिया भर में जाके कहीं पे भी वो, अब अमेरिकन टॉप 500 कंपनीज में 20% 30% CEOs इंडियंस क्यों हैं? बिकॉज दे ब्रेनी,
दुनिया भर की 20% से 25% चिप्स इंडिया में डिजाइन होती है, राइट। उनकी दूसरी वही अब्रॉड वाली कंपनियां हैं, लेकिन डिजाइन इंडिया में बैठ के इंडिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन इंडियन के लिए हम चिप डिजाइन नहीं कर सकते, चिप मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है। डिजाइन करवाता है अमेरिकन और बनवाता है ताइवानीज में, और डिजाइन करता है यहाँ पे हमारा वाला बंदा, लेकिन हम उस चिप बिजनेस में नहीं, राइट। तो हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज की। अभी इस साल 25-26 में 5-6 महीने ऐसे आए थे जिसमें इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट था वो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हुआ। बाकी आप पब्लिक डिस्कोर्स में बात करेंगे केवल गुड्स एक्सपोर्ट की, कि हमने इतने स्मार्टफोन बना के बेच दिए, हमारा टेक्सटाइल का इतना हो गया, हमारा जेम्स ज्वेलरी का इतना हो गया, फलाना टिकड़ा। सर्विसेज के बारे में इतना, और जो सबकी सर्विसेज इज इंडियाज विनर। 6 महीने में कम से कम सर्विसेज का एक्सपोर्ट गुड्स के एक्सपोर्ट से ज्यादा रहा, और सर्विसेज में हम कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद ये हालत। सरकार इतनी सारी स्कीम्स वगैरह सब चलाती है, वो सब केवल गुड साइड में चलाती है, राइट। तो हम इतनी स्कीम, गलत जगह फोकस कर रहे हैं। जो चीज आपकी एडवांटेज नहीं आप करते रहिए। क्यों कर रहे हैं? उसके बजाय सही डिसीजंस लीजिए ना, इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, यहाँ पे एफडीआई आए दूसरे के, उनको बनाने दीजिए, आप उस पर कंट्रोल रख पाएंगे। और जो चीज़ आपकी एडवांटेज है उसमें फोकस करिए, दुनिया भर में आप सर्विसेज के लिए, और उसको सही तरीके से करिए। अभी कई कुछ कंट्रीज हमारे यहाँ से हमारे लोगों को एक्सपोर्ट माने इमिग्रेशन वगैरह में, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो उन कंट्रीज में लेबर नहीं है, उनमें सर्विसेज प्रोवाइडर लोग नहीं हैं। हमारे पास खूब सारे आदमी हैं, हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत हैं। तो दे वर इंटरेस्टेड कि भाई यहाँ से इंडिया से आप सर्विस करने के लिए। इंडिया से 7-8 लाख स्टूडेंट्स हर साल बाहर जाते हैं पढ़ने, और वो फिर वहीं रुक जाते हैं, पूरे नहीं, 10%, 20%, और शायद वो फिर वापस आना भी नहीं चाहते हैं। किसी भी ग्लोबल कंपनी को ले लो, सबके सीईओ या टॉप पोजीशन पे इंडियंस बैठे हैं, और इंडिया से जो ये मिलियनर्स या बिलियनर्स फ्लाई कर रहे हैं, इसको हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब इंडिया क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा है यहाँ के टैलेंट को? ये देखिए, दो अलग अलग विषय हैं, एक तरह से जुड़े हुए भी हैं। एक तो जो लेबर का माइग्रेशन है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहीं सर्विस करना चाहते हैं, उनको वहाँ पे तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती हैं यहाँ के मुकाबले, इसलिए बड़ी नेचुरली वो रहना चाहते हैं वहीं पे। और इसी तरह से पिछले 30-40 साल में, 50 साल में बहुत सारे लोग विदेशों में रहे और उन्होंने आगे बढ़े और सीईओज वगैरह भी बने, राइट। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए नए यंगस्टर्स भी जाना चाहते हैं, राइट। सो वो एक दौर था जिसमें बहुत की ज़रूरत थी, लेकिन अब कई कंट्रीज़ हमारे स्टूडेंट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, संख्या कम कर दे रही है, राइट। सो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दे आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। और दूसरे तरह के भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई आप एजुकेशन के बाद कितने समय यहाँ पे वेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो एक फील्ड जो है उसमें तो थोड़ा सा रिवर्सल नज़र आ रहा है आज के दिन। जो स्थिति हमारे हक में थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5-7 साल पहले, वो स्थिति हमारे से कमज़ोर होती नज़र आ रही है, राइट। इसमें टेक्नोलॉजी का भी योगदान है कि पहले आपको वहाँ जाके ही काम करना था, अब आज यहाँ बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। तो जब दोनों तरह से उनको लगता है कि भाई इनको यहाँ बुला के और ज़्यादा पेमेंट भी करो और कई सारी कल्चरल प्रॉब्लम्स हुई, उसके बजाय ठीक है आप जीसीसी में, आप देश में रह के ही हमारा काम कर दीजिए वहाँ से, राइट। सो इट वर्क्स। तो ये मॉडल आने वाले समय में इस किस्म का हो सकता है। बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनके कारण से एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत भी वैसे कम हो रही है बहुत सारी। सो इन सब फैक्टर्स के कारण से जो यंगस्टर्स का स्किल के लिए, एजुकेशन के लिए जो इमिग्रेशन होता था और फिर जाते, वो तो आने वाले समय में कम होगा, ये क्लियरली नज़र आता है। बट जो दूसरा सब्जेक्ट आपने जो उठाया कि भाई हमारे मिलियनियर्स भी जा रहे हैं, सो मिलियनियर्स क्यों जा रहे हैं हमारे देश से, वो यहाँ क्यों नहीं? तो आप कई तो देखो प्रोफेशनल रीजंस हैं। हम हमारे विचार जो भी हैं आप उनको रिस्पेक्ट करिए, वो देश का कानून है। हम गेमिंग के बारे में क्या विचार रखते हैं, हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या पॉलिसीज़ कानून बनाते हैं। जबकि बहुत सारा यंगस्टर्स जो है, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो इन एरियाज़ में काम करना चाहते हैं, इन एरियाज़ में नई कंपनियाँ बनाना चाहते हैं। तो वो अगर यहाँ पे काम नहीं कर सकते तो वो जाएंगे। एक तो बड़ा कारण ये है।
दूसरा एक और कारण है हमारी थोड़ी सी हम इंटॉलरेंस हम में बढ़ रही है। अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों ये लेंसकार्ट में जो हुआ या टीसीएस में जो हो रहा है, या वो जो एक योगा एंटरप्रेन्योर थापर नमाज के लिए कुछ बोल दिया था। राइट। तो अब इसमें हम अगर इंटॉलरेंट होते चले जाएंगे तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अगर ये पाते हैं कि भाई यहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर वो जाएंगे, बाहर जाएंगे। ओके, सो नाउ आई वांट टू टच अपॉन ऑन अ टॉपिक जो बहुत ट्रेंडी है अभी, ट्रम्प एंड डी डॉलराइजेशन की कंट्रीज अब डी डॉलराइजेशन पर मूव हो रही है ग्लोबली, और इसकी वजह से गोल्ड में भी हमने बाइंग होते हुए देखा है। तो इंडिया का यहाँ पर क्या स्टांस है, जो भी अभी जियोपॉलिटिकली चल रहा है, वॉर है, क्यों कर रहे हैं ट्रम्प फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इंडिया का क्या स्टांस है? देखिए, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन सिस्टम्स में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत सारी बॉल्स के साथ एक टाइम में जगल कर लें। तो इसलिए हमेशा आपने देखा है हिंदुस्तान माने दुनिया के इतिहास में कि कोई एक करेंसी जो है वो दुनिया की ट्रेड करने की करेंसी बन जाती है, राइट। बहुत साल तक गोल्ड सिल्वर ने ये काम किया, करीब 3-4-5 हज़ार साल तक। फिर उसके बाद 100-200 साल यूके का पाउंड भी ग्लोबल करेंसी रहा। अब पिछले 100 साल 70-80 साल से कम डॉलर जो है वो दुनिया की करेंसी है। और सब देशों की अपनी अपनी करेंसीज हैं, लेकिन सब करेंसीज के जो एक्चुअल कन्वर्शन रेट है, दाम जो है वो डॉलर से निकल के आते हैं। पहले गोल्ड से निकल के आते थे कि गोल्ड आपके देश में कितने रुपए में आता है, चाइना में कितने युआन में आता है, उसको अगर आप कन्वर्ट कर लीजिए तो आपकी जो करेंसी दूसरी करेंसी के रिलेटिव वैल्यू में निकल के आ जाती है। आज के दिन डॉलर वो काम करता है मोर और लेस, राइट। सो इस तरह से दुनिया ज़्यादा ट्रेड उसी पे होता है, पेमेंट्स उसी पे होता है, सिस्टम्स भी उसी के बन गए, स्विफ्ट और ये सब जो सिस्टम जिसमें डॉलर में आप ट्रांसमिशन कर दीजिए दुनिया से, तो किसी भी जगह से किसी जगह भेज दीजिए, फिर वहाँ पे जाके आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो डॉलर बिकेम द डिफॉल्ट करेंसी फॉर क्वाइट सम टाइम। अब जिस देश की वो करेंसी है, मैंने अमेरिका डॉलर, तो कुछ लोग जैसे ट्रम्प वगैरह अब वहाँ पे वो ये समझने लगे कि इसको हम वेपनाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये हम रशिया हमें पसंद नहीं है, चाइना हमें पसंद नहीं है, या ईरान हमें पसंद नहीं है, तो हम इनको सैंक्शन कर देंगे। सैंक्शन करने का ये होगा कि पूरे जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे उस कंट्री की एक्सेस एक तरह से चली जाएगी, और वो उसको अपना ट्रेड भी नहीं कर पाएगा, काम भी नहीं कर पाएगा। तो जो वेपनाइजेशन जब शुरू होता है, या रिजर्व्स उस देश के जो हमारे पास रखे हैं, अमेरिका के पास रखे हुए हैं, उसकी जो उन्होंने रिजर्व्स को, अब सारी दुनिया में अगर डॉलर में ट्रेड हो रहा है तो दुनिया के पास रिजर्व्स भी डॉलर के ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो उन रिजर्व्स को आप सीज कर लीजिए। आपने रशिया के रिजर्व्स को सीज कर लिया, तो धीरे धीरे फिर एक फीलिंग ये सामने आती है कि भाई इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इस पे आप एक्सक्लूसिवली बैंक अपॉन नहीं कर सकते। सो अब पिछले 5-7 साल से स्पेशली ये एक प्रयास हो रहा है, स्पेशली चाइना और रशिया मिल के, कि भाई हम अपनी इस पे डॉलर पे डिपेंडेंस जो है वो कम करें, हटाएं। तो कैसे कम करेंगे, क्या क्या करेंगे? तो उसके लिए एक तो आपको ये ज़रूरी है कि जो आपके रिजर्व्स हैं वो आप डॉलर में नहीं रखें, दूसरी चीज़ में रखें। और दूसरी चीज़ में किस में रखें? तो चाइना ने देखा, रशिया ने देखा कि गोल्ड एक ऐसा तरीका है जिस पे अगर आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लें अपने डॉलर्स को, तो आप शायद बेहतर स्थिति में, डॉलर गोल्ड की जो लिमिटेड सप्लाई है उसके दाम बहुत लिमिटेड लोग भी किसी भी समय डिसाइड कर सकते हैं। तो जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गोल्ड में रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो इंडिया ने भी कुछ कोशिश की है उसको, बट बेसिकली चाइना ड्रिवन है कि अमेरिकन डॉलर्स के रिजर्व्स कम करिए और
कुछ तो दूसरी करेंसीज में ले जाइए यूरो वगैरह में, बट बाकी डॉलर में आप डॉलर को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा, आप स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव निकालिए। तो इन्होंने एक निकाला है, चिप्स कहते हैं उसका नाम भी। उस चिप्स पे ट्रांजैक्शन अब होने लगे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा ईरान में जब ये टोल कलेक्ट करने लगे हॉर्मुज़ में तो और पेमेंट कई ऑयल का शुरू में कि भाई युआन में पेमेंट करिए और पूरी तरह से बाईपास कर दीजिए यूएस सिस्टम को, तो आप नया वो सिस्टम ले आइए। तीसरा, आप अपना ट्रेड जैसे अभी मैंने कहा कि युआन में करिए, इसमें करिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन में नहीं होती है, इसमें कुछ समय लगता है। और वो जो बाकी दुनिया है उस मेन करेंसी से अलग की तरफ जाने लग जाती है। यही पाउंड के साथ हुआ। 50-60 साल तक पाउंड का हालत कम होता रहा, तो उसके बाद पाउंड ख़त्म हो गया। कोई बड़ा रीजन कि पाउंड के साथ ऐसा क्यों हुआ? पाउंड की स्ट्रेंथ आई थी, सारी कॉलोनीज उन्होंने बनाई, बट कॉलोनीज, इंडिया भी एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी, राइट। बहुत सारी दुनिया भर में सन यूज्ड टू नेवर सेट एज दे वुड से। सो पाउंड दुनिया भर की करेंसी बन गया, राइट। सब जगह उनके साथ ट्रेड, हम इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा है, इंग्लैंड के साथ तो पाउंड में हो रहा है, राइट। तो उससे वो बन गई। तो इन सब के स्लोली जो डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है आज के दिन दुनिया में, मेरी नज़र में वो डी डॉलराइजेशन से ज़्यादा इट इज़ एक्चुअली यूवनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। सो जो तीसरे पाउंड के बाद डॉलर, उसके बाद युआन, कि क्या दुनिया का यूवनाइजेशन हो रहा है, राइट। तो अगर ये यूवनाइजेशन बढ़ता है तो जो एग्जिस्टिंग करेंसी है डॉलर, वो कम होती चली जाएगी। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि यूवनाइजेशन, बट ट्रम्प डर गया है। ट्रम्प तो डरा हुआ है, लेकिन ट्रम्प के जो सोल्यूशन है वो उसको ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब वो ये कहता है कि कोई डॉलर में दूसरी करेंसीज में डी डॉलराइज नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, वो नहीं कर, ब्रिक्स अगर करेंगे तो मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। हाँ। ऐसे करने से टैरिफ भी जो वेपनाइजेशन हुआ है उससे अमेरिकन ट्रेड और कम हो जाएगा, राइट। सो ये वर्क नहीं करता एक सीमा के बाद। अब जैसे डॉलर का वेपनाइजेशन आप सैंक्शंस वगैरह के कारण से अब उतना काम नहीं करता, क्योंकि दूसरी करेंसीज, कुछ बिटकॉइंस वगैरह भी निकल गए, बट उनको छोड़िए, मेनली जो यूवनाइजेशन हो रहा है उसके कारण से डॉलर की जो एफिकेसी है वो कम हो रही है। इसी तरह से उनकी टैरिफ की एफिकेसी अब और कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। सो 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, 1-2 साल में होने वाला नहीं है। 15 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो, अगर अमेरिकन्स को सद्बुद्धि नहीं आती है और वो इसी पाथ पे चलते हैं जो ट्रम्प उनको दिखा रहा है, तो अमेरिका का जो प्रभाव है, जो गिरावट है, जो डिक्लाइन है, जैसे ब्रिटिश डिक्लाइन हुआ उस तरह से अमेरिका का डिक्लाइन निश्चित। बट ट्रम्प जो कर रहा है वो डॉलर को बचाने के लिए कर रहा है, राइट। अब जैसे टैरिफ लगाए तो ऑफ कोर्स उसको इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो डरा ही तो रहा है हम सबको कि तुम मत करो ना, टैरिफ लगा देंगे। इसके अलावा वो कैसे बचा सकता है अपने डॉलर को? देखिए, आप ट्रेड करके स्ट्रांग होते हैं या ट्रेड को कम करके स्ट्रांग होते हैं, राइट। ये बेसिक फर्क है। पिछले 25-30 साल में ये स्थिति बन गई कि अमेरिकन कंजम्पशन वाज सॉर्ट ऑफ सर्व्ड बाय द ग्लोबल प्रोडक्शन, राइट। तो दोनों की इंटरडिपेंडेंस हो गई। कंजम्पशन अमेरिकन है और प्रोडक्शन ग्लोबल है, राइट। अब कंज्यूमर को ये लगने लगा कि मैं डिक्टेट कर सकता हूँ, राइट। तो वो डिक्टेट कुछ समय तक, जब तक आप एक तरह से फंसे हुए हैं, यू आर पार्ट ऑफ द इंटीग्रल सिस्टम, तब तक तो आप उसको कंप्लाई करेंगे। आप कभी इस पे सोचिए कि वियतनाम ने इतनी जल्दी ट्रम्प के साथ 20% या 19% टैरिफ देने का समझौता क्यों किया? क्योंकि वियतनाम का 86% एक्सपोर्ट जो है वो लिटरली अमेरिका को जाता था, 80% एक्सपोर्ट, राइट। तो अमेरिका पे उसकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा थी। अब ये आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 5 साल में चेंज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजिकली उन्होंने ये तय किया भाई 4-5 साल तक तो इसके साथ काम चलाओ, देखते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करिए।
बट ये एक रिलायबल कस्टमर नहीं है, इसको आप इसको डाइवर्सिफाई करें, राइट? सो चेंजेस वुड स्टार्ट कमिंग इन, राइट? वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और अमेरिकन कंज्यूमर्स का भी नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली टैरिफ कौन देता है? अमेरिकन कंज्यूमर्स देते हैं। सो जो एक व्यवस्था बनी जिसमें एक दूसरे पे जो डिपेंडेंस की थी, अगर आप यूनिलैटरली ऑल्टर करना चाहें तो क्या आप लंबे समय तक चला सकते हैं? इसको नहीं चला सकते हमारी नज़र में। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूएस। अभी आप इस समय आप मिडल ईस्ट पे लेके आपने बम गिराने शुरू कर दिए, आपने वहां पे खत्म करना। आपको क्या पड़ी है? और ये बहानेबाजी के न्यूक्लियर ईरान हो जाएगा तो हमें बर्बाद कर देगा। इतने सारी न्यूक्लियर कंट्रीज वैसे बैठी हुई हैं। 80 साल में किसने मिसबिहेव किया? रशिया न्यूक्लियर बैठा हुआ है, और अगर कोई बॉम्बिंग गलत कर रहा है तो आप इस चीज़ पे लग गए। तो आपने देखा कि वो दे हैव आल्सो गिवन यू रिस्पॉन्स। और आज आपकी स्थिति ये हो रही है कि आप लिटरली यू आर लूजिंग द वॉर अगेंस्ट देम। सो ये जो एक्सेस, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, उसको अगर हम बहुत एक्सेसिवली मिसयूज करना लग जाएंगे तो जो सामने वाला है वो ऑल्टरनेटिव की तरफ चला जाएगा और कुछ समय में ऑल्टरनेटिव निकाल लेगा। अब चाइना ने काफ़ी कम कर दिया एक्सपोर्ट अमेरिका को, बट चाइना की एक्सपोर्ट इस साल भी 2025 में सबसे ज़्यादा ग्रो हुए। अच्छा, ये बताओ कि युआन आपने बोला कि नेक्स्ट करेंसी युआन हो सकती है, करेक्ट। इसके कितने ईयर्स में चांसेस है कि ऐसा हो जाएगा? और इंडिया कैसे यहाँ पर, अभी इस पूरी सिचुएशन में इंडिया कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होता। ये ऐसी चीज़ है जिसमें बरसों लगते हैं, और कोई ये मनमान नहीं लगा सकता कि ये 10 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 15 साल में, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं। अब एक बड़ा फैक्टर जो मेरी नज़र में, चाइना कितना इंटरेस्टेड है दुनिया की ग्लोबल करेंसी बनाने के में युआन को, या नहीं? क्यों नहीं होगा? नॉट नेसेसरी। देखिए, अगर आप, चाइना ने युआन को इसमें आईएमएफ की करेंसी बास्केट में शामिल कराया था 2015 में। 2015 से 2025 10 साल निकल गए, लेकिन उसमें शामिल कराने के बाद युआन का जो शेयर है रिजर्व्स में अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? कोई भी करेंसी जो दुनिया की करेंसी बनना चाहती है, उसको दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये कि आप ट्रेड डेफिसिट रन करिए, क्योंकि आपकी करेंसी बाहर कैसे जाएगी, दुनिया के पास वो करेंसी कैसे पहुंचेगी? उसके दो ही साधन हैं। एक तो ये कि भाई आप इंपोर्ट ज़्यादा करिए और एक्सपोर्ट कम करिए, तभी आप पेमेंट करेंगे दुनिया को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आप अपना युआन में पेमेंट करिए और दूसरी दुनिया के पास युआन पहुंचेगा। आप आज बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस की स्थिति में युआन बाहर जा ही नहीं सकता ट्रेड चैनल से, राइट? तो दूसरी चैनल कौन सी है? दूसरी चैनल होती है फाइनेंसिंग चैनल, कि आप दुनिया भर में लोन्स दीजिए, दुनिया भर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करिए, ये करिए, तो ताकि आपका युआन जो है बाहर जाएगा। आप अमेरिका, चाइना से इंडिया में सोलर सेल बनाने का प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो आप वहाँ से युआन में लाइए चीज़ें, युआन यहाँ पे आएगा, राइट? इन्वेस्टमेंट विल कम हियर, इंडिया विल हैव युआन। या बेल्ट इनिशिएटिव या किसी दूसरी और इनिशिएटिव से आप इन्वेस्टमेंट करिए और युआन में पेमेंट करिए, युआन दूसरे देश में पहुँचेगा। सो दूसरी जो चैनल होती है वो फाइनेंसिंग चैनल होती है। चाइना ने डेट के माध्यम से सरकार टू सरकार काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन और चाइना ने प्राइवेट में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाइना का अब होने लगा है कुछ समय से, लेकिन अभी भी जो चाइना में इन्वेस्टमेंट आता था वो चाइना से बाहर जाने वाले इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा था। तो फाइनेंसिंग चैनल से भी युआन बाहर नहीं जा रहा, राइट? तीसरी चीज़ है कि भाई आप रिजर्व्स में, जो आपके सेंट्रल बैंक से दुनिया भर के वो रिजर्व्स लेने लगे। तो रिजर्व्स लेने के लिए अब मान लीजिए इंडिया युआन में रिजर्व्स रखना शुरू करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चाइना को या तो गोल्ड देना पड़ेगा, या डॉलर देने पड़ेंगे, या यूरो देने पड़ेंगे, और बदले में आप युआन ले लीजिए। लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वो अभी रिजर्व्स में इतना युआन को लेने में इंटरेस्टेड नहीं, और ना चाइना देने में इंटरेस्टेड है, राइट? सो इन सब कारणों से, और एक जो वाइडर, उसका हम नहीं समझते बहुत सारा उस चीज़ का। China for centuries has been an isolated country. It has never sort of sought to integrate
with the rest of the world. It has not gone out, dominated one or things. It has been कि हमारा एक मिडिल किंगडम है, हम आप अपने आप में, so it has actually cornered itself into some sort of isolation. So अब क्या उसको चेंज करके is China interested to become the global power present everywhere? It looks, there are some indications कि ये पाकिस्तान में आए, ग्वादर तक पहुंच रहे हैं, ये कर रहे हैं, कई और देशों में भी जा रहे हैं, बट अभी तक कोई ज्यूरी इज नॉट कम्प्लीटली आउट कि भाई चाइना इज इंटरेस्टेड टू बिकम द डोमिनेटिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ द फाइनेंशियल साइड, द करेंसी साइड, तो इसलिए मुझे अभी ये नहीं लगता कि चाइना इज रेडी, एंड देर आर जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं. अमेरिकन डॉलर कैसे पहुंचा दुनिया भर में? अमेरिका हैज बीन रनिंग द ट्रेड डेफिसिट फॉर एजेस. कंजम्पशन. अमेरिका हैज बीन इंपोर्टिंग मोर, एक्सपोर्टिंग लेस. अमेरिका इज फाइनेंसिंग पूरी दुनिया भर में उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, ये एफडीआई, एफपीआई, सब कुछ दुनिया भर में गया. चाइना का तो नहीं है, राइट? सो लेट अस सी. ये कहना अभी मुश्किल है. अब आपने कहा कि इंडिया कहाँ है उसमें. देखिए, अगर ईमानदारी से बात करें तो हम अभी एक माइनर पावर हैं, राइट? हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट तो वो एक कंडीशंस में रुपया अगर बाहर जाने की स्थिति में हो, बट रुपया इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन, राइट? रुपये की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो चाइना और यूएस की साइज़ की इकोनॉमी नहीं है, और यूरोपियंस के साथ. आज के दिन जो लेटेस्ट 2025-26 के आंकड़े हैं उसमें अमेरिकन इकोनॉमी करीब 30-32 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है. चाइनीज़ इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की है, और इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से भी कम है, राइट? सो वी आर नो मैच. और चाइना का तो अगर ये अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करने से रोकते हैं, अगर ये अप्रिशिएट करने और ये स्थिति आने में मुझे नहीं लगता चाइना इंटरेस्टेड है कि इसकी करेंसी अगर अप्रिशिएट हो जाए, इसकी जो ट्रू वैल्यू, तो ये आज अमेरिका के बराबर हो जाएगा. वो होने नहीं देते, वो नहीं होना देना चाहते. दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत हर्ट होंगे अगर चाइनीज रेनमिनबी या युआन जो है वो अप्रिशिएट हो जाता है. तो बहुत सारे इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अभी ये कहना कि चाइना यूनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राउंड द कॉर्नर, वो सही नहीं. अच्छा, चाइना का तो समझ में आता है. इंडिया में जो रुपी फॉल कर रहा है उस पर जो करंट गवर्नमेंट का स्टांस होता है वो बहुत ही न्यूट्रल होता है, लाइक दे आर नॉट वरिड. तो क्या स्ट्रेटजी है या फिर दे आर जस्ट इग्नोरिंग फैक्ट्स? देखिए, जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो जब सरकार में आई 2014 में, दे लव्ड स्ट्रॉन्ग रुपी. पहले अगर आप 2020-21 तक के अगर इनके बयान, इनके मंत्रियों के इनके बयान देखें तो दे वर अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन, दे वांटेड स्ट्रॉन्ग रुपी, राइट? बट स्ट्रॉन्ग रुपी के लिए बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो इंडिया में नहीं है, राइट? तो अब पिछले जो 3-4 साल से जो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और रुपी गिर रहा है, तो मेरी समझ ये है कि जो सरकार है उसने ये स्वीकार कर लिया कि भाई हम रुपये को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते. तो जब इसको रुपये को स्ट्रॉन्ग रख नहीं सकते तो होने दीजिए जो हो रहा. बट ये गलत नहीं है. गलत सही क्या है? आप जो सिचुएशन है उसको आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि भाई योर इकोनॉमी इज वीक, योर करेंसी इज वीक, तो डेप्रिशिएट तो होगा ही. इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है फिर उससे. इन्फ्लेशन बढ़ता है अगर आप जो इम्पोर्टेड चीज़ों की प्राइसेस को पे आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको आप पास ऑन करने लग जाएं. लेकिन अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी अपने बात की कि हिंदुस्तान अकेला एक देश है जिसमें 1.5 महीने से जो वॉर के कारण से डॉलर, ये ऑयल $60 पर बैरल से $100 पर बैरल हो गया. हमारा तो एक्चुअली और भी महंगा पड़ता है. सो उसके बावजूद हमने पंप प्राइस तो नहीं बढ़ाई. बट कितना सही है सब्सिडीज देना, फ्रीज देना, तो स्कीम्स. उसका इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगा ना उसके कारण से. अगर पंप प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा. वो करंट टाइम के लिए अच्छा है क्या, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है? नहीं, अच्छा बुरा तो देखिए कोई ना कोई उसको बियर करता है कॉस्ट को. ऐसा नहीं है कि अगर कंज्यूमर के पास ट्रांसफर कर दीजिए आप, या आपकी ऑयल कंपनीज के को नुकसान में ले आइए, या सरकार की एक्साइज ड्यूटी वगैरह घटा दीजिए, ठीक है? somebody will bear the loss. there is no free lunch in this world.
सो आप कंज्यूमर को नहीं देंगे, बढ़ाएंगे तो ठीक है, ऑयल कंपनीज नुकसान में चली जाएंगी। ऑयल कंपनीज को एक्साइज का आप थोड़ा दे देंगे लेकिन पूरा उनका घाटा नहीं कवर करेंगे, तो आपके टैक्स भी कम हो गए और ऑयल कंपनीज फिर भी नुकसान में रहेंगी। सो अल्टीमेटली समबडी हैज टू बियर। ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट होते हैं वो डिविडेंड के रूप में या टैक्स के रूप में आपके पास आ जाते हैं, मतलब सरकार के पास आ जाते हैं। सरकार की टैक्स रेवेन्यू जो है उससे सरकार अपना डेफिसिट कम रखती है, खर्चा कर पाती है, प्रोग्राम चला पाती है। लेकिन अगर आपके टैक्स कम हो जाएंगे और आपके डिविडेंड्स वगैरह नहीं आएंगे तो आपके रिसोर्स कम हो जाएंगे, आप लोगों पे खर्चा कम करेंगे, राइट। So तो indirectly, अल्टीमेटली तो आपका, बट इन्फ्लेशन जो एक टेक्निकल कंसेप्ट है कि भाई ऑयल की और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ आपको दिखेगा कि नहीं भाई इन्फ्लेशन नहीं है। सर एक वन लास्ट क्वेश्चन, आप सामने और बजट के बारे में बात ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे हम सब्सिडीज के बारे में बात कर रहे थे, तो जो हमारी गवर्नमेंट बजट अलोकेट करती है उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपके अकॉर्डिंग अब होनी बंद हो जानी चाहिए या फिर गलत हो रही है? देखिए, मैं एक किताब लिखता हूँ हर साल, एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्री ऑन द बजट। सो मेरी जो 26-27 की किताब है वो अभी अगले हफ्ते में सामने आ रही है, ब्लूम्सबरी इसको पब्लिश कर रहा है, बड़ी किताब है 1000 पन्ने की। तो उसमें आप पूरे के पूरे बजट के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि कोई एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए और एक चीज़ जो होनी चाहिए, दोनों तरह से अगर आप देखें तो अगर आप पूरे देश के बजट को एनालिसिस करें तो हमारा बजट 4 चीज़ों पे, 4 बड़ी बकेट्स पे खर्च होता है। एक तो बजट उन चीज़ों पे होता है जिसका कोई फ़ायदा जनता को इस समय नहीं मिलता, जैसे आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, पेंशन पेमेंट करते हैं, दे डोंट डिलीवर एनी सर्विसेज टुडे। ये खर्च कम होना चाहिए, लेकिन ये खर्च कम कहने से नहीं हो सकता क्योंकि आपने कर्जे लिए हुए हैं, कर्जे पे इंटरेस्ट देंगे, आपके इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर हुए उनको पेंशन देंगे, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। ये बड़ा भारी, हमारे 53 लाख करोड़ के बजट में से करीब करीब 20 लाख करोड़ जो है वो इन चीज़ों में चला जाता है, ऐसी आइटम्स में। फिर जो आपके आइटम्स बचते हैं वो 3 तरह के आइटम्स बचते हैं जिस पे आप खर्च करते हैं। एक तो आपके पब्लिक गुड्स वगैरह हैं, जैसे आप डिफेंस पे खर्च करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे, जस्टिस पे, इन पे खर्च करते हैं। ये खर्चे ज़रूरी हैं, ये सरकार ही केवल प्रोवाइड कर सकती है, इसमें कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अगर आप देखें तो हम इस पे कम खर्च करते हैं। फिर बचते हैं 2 आइटम, एक तो जिसको हम कहते हैं ये सोशल वेलफेयर, फ्रीबीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, राइट। इसमें 10-11 लाख करोड़ हम हर साल खर्च करते हैं। और दूसरा एक खर्चा होता है जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जा सकता है कि भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेलवेज पे है, रोड्स पे है, BSNL पे। तो इन सब की अगर आप एनालिसिस करें तो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में हमारे कई खर्चे ऐसे हैं जो बंद हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पिछले 3-4 साल में सरकार ने 3 लाख करोड़ BSNL में लगा दिए, और BSNL में कोई ताकत नहीं है, BSNL में कोई ग्रोथ नहीं है। हम क्यों ऐसा खर्च करते हैं? BSNL को बंद कर दें या बेच क्यों नहीं देते ताकि हमारा ये खर्चा बचे? जनता का पैसा है। इसी तरह से अगर आप देखें रेलवेज पे हम हर साल 2.5-3 लाख करोड़ खर्च कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आप ये देखें कि उससे रेलवेज की सर्विसेज देश में बढ़ रही हैं क्या, रेलवे में पैसेंजर बढ़ रहा है क्या, रेलवेज में फ्रेट कॉम्पिटिटिव जा रहा है क्या, आप पाएंगे कि उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है उसके देश को इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई खास फायदा। तो इसको आप इसके बहुत सारे हिस्सों को प्राइवेटाइज करिए, निकालिए, इसको लॉस को कट डाउन करिए, इसको इन्वेस्टमेंट मत करिए। सोशल वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स हैं, भारत सरकार ने बहुत सारा खर्चा, अब जैसे एक फूड सब्सिडी पे हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस साल तो और बढ़ जाएगा क्योंकि सबके दाम बढ़ गए, 2-2.5 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगा। हम ये क्यों खर्च करते हैं इतना सारा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपको खर्च नहीं करने चाहिए, उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ज़माना बदल गया, वो हम अभी भी जी रहे हैं 60s में, 70s में, 80s में। हमारी चाहे एग्रीकल्चर की व्यवस्था हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा इस तरह का, हेल्थ केयर में भी हमें कुछ मिलता नहीं है, बहुत कम खर्च करते हैं, हेल्थ में कम खर्च करते हैं, एजुकेशन में कम खर्च करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च करते हैं, बहुत कुछ और। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें कमी करने की ज़रूरत है। और जो डिज़ायरेबल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कहा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, हम एनवायरनमेंट पे, दिल्ली में हम 4 महीने नहीं रह सकते हैं, हम एनवायरनमेंट पे क्यों नहीं खर्च करके इसको क्लीन करते हैं? फंड्स पड़ा होता है लेकिन वो यूज नहीं, फंड्स नहीं भी हैं, ना तो फंड्स हैं, ना स्ट्रेटजी है, ना रियल। बीजिंग में 2014-15 में दुनिया के 10 में से 5 बड़ी सिटीज़ जो हैं वो चाइना में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ चाइना में थी। आज के दिन एक भी नहीं है। जिन लोगों ने देखा है लंदन में एसिड रेन हुआ करती थी 50s में, अब आज लंदन में चले जाइए, एनवायरनमेंट इतना क्लीन है।
मैं अभी सिडनी गया था, वहाँ पे सिडनी में इट्स सच ए गुड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ना कोई AQI है, ना कोई अनक्लीनलीनेस है। हमारे यहाँ पे पोल्यूशन भी है, हम इस पे खर्च नहीं करते, हम इस पे कोई काम नहीं करते, यमुना को, इनको। सो इसी तरह से हमारे कोर्ट्स हैं, 25-25 साल के पुराने केसेस पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कितना खर्चा ज़रूरी है अगर कोर्ट्स को हम अप टू डेट कर दें और कोर्ट्स को बढ़ा दें और उसके कारण से सारी डिपेंडेंसी वगैरह ख़त्म कर दें। तो जो चीज़ डिज़ायरेबल है वो हो नहीं रही, और वाहियात की चीज़ों पे बहुत सारा खर्चा हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये रेलवेज पे, BSNL पे, फूड सब्सिडीज पे, फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि वोट बैंक इकट्ठा किया जा सके। Of course, politics is one of the major reasons. And second, एक हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं करते, हम जैसा चला आ रहा है उसी को चलाते रहते। अब ये फूड सब्सिडीज का काम या MSP प्रोक्योरमेंट 60s में शुरू किया था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, फॉलोड बाय इंदिरा गांधी लेटर ऑन। उस समय देश में प्रोडक्शन बहुत कम था गेहूं का, इनका, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, उसकी ज़रूरत थी। आज हम सरप्लस में हैं, हमारा एग्रीकल्चर में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। आज के दिन हम क्यों इन सब चीज़ों को सब्सिडाइज करते हैं? और उससे सारे डिस्टोर्शंस होते हैं। तो जो चीज़ आज के दिन रेलेवेंट नहीं है उसको भी चलाए जा रहे हैं, घसीट रहे हैं, लकीर पीट रहे हैं। वोट बैंक, लैक ऑफ इमेजिनेशन, ऑल्सो बैंक्रप्सी है माइंड। कोई भी नहीं है जो इसको ठीक कर सके। नहीं, सब लोग जानते हैं बट चेंज करने के लिए इच्छा नहीं होती। वेरी इंटरेस्टिंग राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच नेहा। हम अपना पॉडकास्ट रैप अप करते हैं, बट एक रैपिड फायर कर लेते हैं 3-4 क्वेश्चन का। आपके मन में जो आए वो आप बोल दीजिएगा। सर, रुपी 90 जाएगा या स्टेबलाइज हो जाएगा? 90 से ऊपर जाएगा या स्टेबलाइज हो जाएगा? अगले 2026-27 में 6 से 10% डेप्रिसिएशन और होगा। इंडिया चाइना बन जाएगा या फिर ब्राजील? चाइना तो बनने का कोई चांस अभी नजर नहीं आता। ब्राजील भी बन जाए, माने ब्राजील को मिडिल इनकम ट्रैप का उदाहरण मानते हैं, लेकिन उसकी अपर मिडिल इनकम में इनकम है, हम लोअर मिडिल इनकम में हैं। तो अगर हिंदुस्तान लोअर मिडिल इनकम ट्रैप का उदाहरण बनता है दुनिया में, तो इट्स वर्स देन ब्राजील आल्सो। करेक्ट। अभी बिगेस्ट रिस्क क्या है? जॉब क्राइसिस, ये वेल्थ इनइक्वालिटी, AI या इग्नोरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन मेजर इश्यूज? ये सभी रिस्क्स भी हैं और सभी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हमारे दिमाग की कितनी कैपेसिटी है कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल करें। हमारे पास यूथ है, यूथ को आप अनएम्प्लॉयड भी रख सकते हैं, यूथ को एम्प्लॉयड भी कराने के रास्ते निकाल सकते हैं। AI दुनिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट AI कैन ऑल्सो बी किलर फॉर यू, कि भाई आपके जॉब्स में चले जाए। हाउ डू यू हैंडल इट विल बी इम्पोर्टेंट। कोई अपने आप में ना तो बुरा है, ना तो रिस्क है और ना अपॉर्चुनिटी है। इट हैज टू बी यूज्ड राइट बाय द कंट्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप अभी भी पावर में होते, गवर्नमेंट में होते, तो ऐसा कौन सा एक रिफॉर्म, पॉलिसी या चेंज है जो आप तुरंत इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं? नया एक ही सलाह मैं आपको दूंगा कि डोंट लुक फॉर इजी सॉल्यूशंस। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कोई एक चीज करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए डोंट लुक फॉर वन सिंगल सॉल्यूशंस। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। फॉर गिविंग अस टाइम। आई होप विल डू दिस अगेन। थैंक यू। ऑल राइट, अप टू यू। थैंक यू। अगर आपने ये एपिसोड अभी तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ नैरेटिव में नहीं, रियलिटी में इंटरेस्टेड हो। और ऐसे और एपिसोड देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। ऑल्सो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन आप रेगुलरली वॉच जरूर करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।